हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त है, जबरदस्त है। हम पढ़ रहे हैं आपके सीएम में इंटर में पेपर नंबर 5 दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। हम ऑलरेडी 2 सेशन कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट सेशन में हमने बातचीत खत्म करी थी वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स के साथ। यस तो अब आगे बढ़ाते हैं बात को, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, लास्ट सेशन में मैंने आपको जो रिवीजन दिया था वो एक्सेप्टेंस तक था, बट जो नया टॉपिक हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो था रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे रेवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 5 में है, इसी तरीके से सेक्शन 5 में ही रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी है। कैसे किया जा सकता है रिवोक एक्सेप्टेंस को, कैसे रिवोक किया जा सकता है? जैसे रॉकी और रानी की कहानी हम बात कर रहे थे, तो रानी ने लेट्स से एक्सेप्टेंस दे दिया, बट एक्सेप्टेंस रीड करने से पहले, ऑफरर एक्सेप्टेंस को रीड करने से पहले एक और कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के पास से चला गया कि मैं आई हैव चेंज माय माइंड, आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर एनी मोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। बट अगर रानी ने जब रॉकी को मैसेज किया या कम्युनिकेट किया कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर, ओके, और ये बात ऑफरर तक पहुंच गई, तो अब आप रिवोक नहीं कर पाएंगे अपना एक्सेप्टेंस। यस, सो व्हाट वी हैव रिटन इज before the communication of acceptance is complete as against the offerer, you can revoke the acceptance. Acceptance once communicated to the offerer cannot be revoked मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर हमने voidable contract पढ़ा अंडर सेक्शन 2I। ओके, अंडर सेक्शन 2I आई थिंक यहाँ पर ना ये वॉइडेबल अग्रीमेंट नहीं है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही है। ओके, ये वॉइडेबल अग्रीमेंट नहीं है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही है। वॉइडेबल तो कॉन्ट्रैक्ट ही है, वॉइड अग्रीमेंट हम बोल सकते। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। यस, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2I पढ़ा हमने। जो सेक्शन वाला अपने पेज अपनी नोटबुक पे बनाया है वहां पे आई होप आप सेक्शंस लिखते चले जा रहे हो। यस, तो हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पढ़ा था, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं है, जैसे कि या तो क्वेर्जन से या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से या फ्रॉड से या मिस्टेक से या मिसरिप्रेजेंटेशन से, अंडर सेक्शन 19 वो वॉइडेबल हो जाता है। इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आज के सेशन में, और अगर आपको फाउंडेशन थोड़ा बहुत याद है तो वहां पर भी हमने इन सेक्शंस का रिलेवेंस लिया था। नहीं याद, कोई टेंशन नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी आज, डोंट वरी। ओके, तो वॉइडेबल क्या होता है, जब किसी एक या एक से ज्यादा पार्टी के ऑप्शन पर, जो मतलब बेसिकली जो अग्रीव्ड है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराया जा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यस, फिर हमने बोला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इसके बाद हम बात करते हैं वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2G है। 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2H, 2I, 2G पढ़ने जा रहे हैं। 2G क्या है? वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता उसे ही हम वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप से हमारे पास वॉइड अग्रीमेंट हो सकते हैं। या तो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है अंडर सेक्शन 24। अंडर सेक्शन 25 अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर रिस्ट्रेंट लगा रहे हो मैरिज पे तो सेक्शन 26 है, रिस्ट्रेंट लगा रहे हो ट्रेड पे तो अंडर सेक्शन 27 है, रिस्ट्रेंट लगा रहे हो लीगल प्रोसीडिंग में तो अंडर सेक्शन 28 है,
29 में हमने बोला अग्रीमेंट जो अनसर्टेन है, जहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है परफॉर्मेंस की, वो सेक्शन 29 में आ जाता है। और सेक्शन 30 में अगर अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर है, बट 500 रुपये से नीचे, जैसे लेट्स से हॉर्स पे आपने लगाया है ना, ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, लेस देन 500 रुपीज है, इट इज अलाउड, एक्सेप्शन है वो। सब्सक्रिप्शन फॉर हॉर्स रेसिंग प्राइस लेट्स से व्हेन इट इज लेस देन 500 रुपीज, लेस देन और इक्वल टू 500, वेजरिंग अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। हमने एक्सेप्शन वैसे तो बहुत सारी जगह पढ़े, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पढ़े हमने, एक्सेप्शन देखा मैरिज में माइनर के केस में, है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनर, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं हो रही है, ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ कि एक्सेप्शन है, देयर इज एन एक्सेप्शन। ट्रेड में एक्सेप्शन, अगर गुडविल बेच रहे हैं और एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक लिमिटेड एरिया में अगर रेस्टोरेंट लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। और लीगल प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेज अलाउड है, दैट्स ऑल्सो एन एक्सेप्शन। या फिर आपने लेट्स से 1 ईयर तक कुछ नहीं करेंगे एज अ गारंटर, ठीक है। अग्रीमेंट फॉर अनसर्टिनिटी पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, अग्रीमेंट फॉर वेजर में भी हमारे पास एक्सेप्शन है। लेस देन और इक्वल टू 500 रुपीज, ठीक है। वैसे हमारे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में भी एक्सेप्शन है कि अगर फैमिली अरेंजमेंट में हो रहा है, नेचुरल लव के कारण हो रहा है, रिटन है, रजिस्टर्ड है, ये फर्स्ट पॉइंटर आपका कवर कर दे रहा है। टाइम बाद डेट अगर आपने लिखित में ले लिया है, कंसिडरेशन में हमने पढ़ा था ना ये सारी बातें, एक्सेप्शन ये देखिए है। टाइम बाद, और जब आप कंपनसेट कर रहे हैं वॉलेंटरली, जैसे मेरे घर के बाहर आग लग गई थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये हमारा हो गया एक क्विक सा रिकैप और व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन, है ना। अब हम बातों को आगे बढ़ाएंगे, कंसिडरेशन पर्टिकुलरली अंडर सेक्शन 2D पढ़ेंगे, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा टॉपिक है, एग्जाम में बहुत हाई पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की इस टॉपिक से। तो चलो शुरू कर रहे हैं, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सेक्शन 2D हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कंसिडरेशन, क्या है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन कैसे चलती है, एज कंसिडरेशन को ऐसे डिफाइन कर रखा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो कर रहा है या ऐसा वादा करा है कि मैं नहीं करूंगा, किसके कहने पर, प्रोमिजर के कहने पर। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरे से ये कैलकुलेटर खरीदेंगे फॉर 300 रुपीज, ये 300 रुपीज है, यही कंसिडरेशन है जो मुझे आप इन रिटर्न ऑफ दिस कैलकुलेटर देने वाले हो, यस। तो अब यहाँ पर कुछ करने का वादा भी हो सकता है, कुछ ना करने का वादा भी हो सकता है, ओके। abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or absistence or promise is called consideration। या तो अभी कर रहे हैं या फ्यूचर में वादा कर रहे हैं, करने के लिए या ना करने के लिए। कंसिडरेशन हर एक कॉन्ट्रैक्ट में असेंशियल है, हमने 6 एसेंशियल्स पढ़े थे ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, 6 essentials of a valid contract, क्या बोला हमने, एज पर सेक्शन 10 है, एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने 6 essentials पढ़े थे। इसके अलावा सेक्शन 10 के अलावा भी कुछ पॉइंटर्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे,
ठीक है। और मैं आपको जो ये हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ काफ़ी कंसोलिडेटेड, प्रिसाइज और आपकी लास्ट टाइम रिविजन में आपको मदद करने वाली है। यस, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा, बोले तो म्यूचुअल कंसेंट होना पड़ेगा, कंसिडरेशन होना पड़ेगा, वो भी लॉफुल, ऐसे ही लॉफुल ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, कंपीटेंट पार्टी होनी पड़ेगी, कंसेंट फ्री होना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस सर्टेन भी होनी पड़ेगी और पॉसिबल भी होनी पड़ेगी। जिसमें आप कंसिडरेशन देख रहे हैं, कंसिडरेशन यहाँ देख रहे हैं, व्हाट इज इट? कंसिडरेशन तो होना पड़ेगा ना फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, और यही हम यहाँ बोल रहे हैं कि कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कंसिडरेशन का मेरे प्यारे बच्चों? कंसिडरेशन किसके डिजायर पे मूव करेगी? प्रोमिजर के। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आपको क्लास, आपका फाउंडेशन लेवल याद है, तो मैंने वहाँ पे ऐसे पढ़ाया था, प्रोमिजर और प्रोमिसी, बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिलवा दूंगा। तुझे ये प्रॉमिस कर रहा है, ये प्रोमिजर है, तू मेरी रानी बनेगी तो मैं तेरे को महल दिलवा दूंगा। वैसे तो ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो सोशल अग्रीमेंट है। अब कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा पाओगे कि भाई इसने तो मुझे वादा किया था मेरे को महल बना के देगा, इस बात पे मैंने शादी करी है। या खैर, हम ये बोल रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे से ये 300 रुपये में ये कैलकुलेटर खरीदेंगे क्या, तो मेरे डिजायर पे कंसिडरेशन मूव हो रही है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द promiser और एनी अदर पर्सन। यस, प्रोमिजर या किसी और पर्सन के से जा सकती है, किसके पास जाएगी? जाएगी तो प्रोमिजी के पास, जो कह देने वाला है कि हाँ भाई हम रेडी हैं ये खरीदने के लिए जो आप सामान हमें बेच रहे हो या दे रहे हो इन रिटर्न ऑफ समथिंग। इट कुड बी डूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग ईदर टुडे और मे बी प्रॉमिसिंग टू डू इट इन फ्यूचर। ठीक है, तो सेक्शन 2D की डेफिनेशन हमें लर्न करनी है, कोशिश करते हैं, ध्यान से एक एक वर्ड को अपने दिल में उतारते चले जाते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ बोलेंगे। एज पर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, consideration is, how is consideration defined as? Consideration is defined as when at the desire of the promiser, bolo, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing, या तो कर रहा है या ना कर रहा है, जो भी इन रिटर्न आपने मांगा है, बट डिजायर किसकी है? प्रोमिजर की डिजायर है। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो कर रहा है या फ्यूचर में वादा कर रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा या करूंगा व्हाटसोएवर, बट किसके डिजायर पे जा रहा है? प्रोमिजर के डिजायर पे जा रहा है। इसी को ही कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, लॉ में ये आया है एक लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं, हमारे पास एक केस लॉ है चिन्नैया वर्सेस रमैया। मेड्रास में एक केस हुआ था 1882 में। आपको प्लेस वगैरह नहीं भी याद होती है तो फाइन है, बट केस लॉ हमें लर्न करना है। अगर कंसिडरेशन पर्टिकुलरली पे क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, एक लेडी थी जो डोनेट कर रही थी, एग्जीक्यूटेड अ डीड ऑफ गिफ्ट, किसके फेवर में? अपने बेटी के फेवर में। तो जो दे रहा है वो डोनर हुआ और जो ले रहा है वो डोनी हुई। यस, कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे। इस डीड में डोनर ने, मतलब जो लेडी है, उसने डायरेक्टेड हर डॉटर टू पे एन एन्युटी, मतलब हर साल कुछ पैसे देने हैं, एनुअली देना है, तो इसलिए एन्युटी बोल रहे हैं। किसको देना है? डोनर के ब्रदर को। जैसे मैंने अपनी बेटी को एक प्रॉपर्टी दी और बोला कि हर साल मेरे भाई को कुछ पैसे आपको देने हैं इन रिटर्न ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट आई एम गिविंग यू। तो प्रॉमिस क्या कर रहे हैं? फ्यूचर में करेंगे, टू डू, प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो यहाँ पे करने का वादा कर रहे हैं, टू डू का वादा कर रहे हैं, एब्सटेनिंग का वादा नहीं कर रहे हैं।
एज द डोनर हरसेल्फ हैज बीन पेइंग अर्लियर, कि जो पैसे पहले मैं अपने भाई को दे रही थी, अब मैं प्रॉपर्टी क्योंकि तेरे को दे रही हूँ तो तुम मेरे भैया को मतलब अपने मामा को दे देना। ऑन द सेम डे डॉटर बोले तो जो इसको दिया है मतलब डोनी एग्जीक्यूटेड अ रिटन अग्रीमेंट इन फेवर ऑफ हर अंकल मतलब मामा, द डोनर्स ब्रदर, अग्रीइंग टू पे हिम द एन्युटी एज इंस्ट्रक्टेड, जैसे मेरी मम्मा आपको दे रही थी वैसे मैं दे दूंगी, ऐसा वादा इस डोनी ने किया। However, the daughter बोले तो जो डोनी है refused to pay the annuity, arguing that no consideration has moved from her uncle, मतलब किसने दिया, दिया तो मम्मी ने है ना, मामा ने तो नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मामा ने फिर केस कर दिया था, मामा प्लांटिफ हो गए थे। तो यहाँ पर क्या था, could the donor's brother मतलब uncle sue to enforce the payment of annuity when no consideration has moved directly from him to the डोनी। बताइए कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे, क्योंकि डोनी मतलब बेसिकली इस डॉटर को तो कुछ नहीं दिया था ना मामा ने। बताइए आपको क्या लगता है, यहाँ पर जजमेंट ये आई जो कंसिडरेशन है डॉनर से मतलब मदर से डॉटर के पास मतलब डोनी के पास गई है, गिफ्ट डीड जैसे गई है, तो ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है डॉटर के प्रॉमिस, डॉटर ने जो ये वादा किया है कि मैं मामा को दूंगी, तो या तो डिजायर किसका है, प्रॉमिसर का है ना, डिजायर यहाँ पे किसका है, मम्मी का है, कि डिजायर पे जा रही है तो उस बंदे के पास खुद आएगी मतलब मम्मा के पास आएगी, या फिर जैसे कि डायरेक्ट किया है प्रोमिजर ने, क्योंकि प्रोमिजर के डिजायर पे कंसिडरेशन मूव करती है। फॉर द डॉटर्स प्रॉमिस टू पे द एन्युटी टू हर अंकल। यहाँ पे कुछ बातचीत मैं कर रही हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा, क्योंकि जब मैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष पढ़ाऊंगी केस लो, वहां पर भी मैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन वापस यूज करूंगी, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। द कोर्ट रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन नीड नॉट मूव डायरेक्टली टू द प्लेंटिफ फ्रॉम द प्लेंटिफ, मतलब जरूरी नहीं कि मामा ने इस डोनी को कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न दिया हो। Okay, it is enough if the consideration has moved from any other person as long it is sufficient and valid under the law। अब sufficient is a question mark। अब मान लेते हैं मेरी 30 लाख रुपए की गाड़ी में 30 रुपए में बेच रही हूँ, तो कोई मुझे कुछ कह सकता है क्या, नहीं कह सकता, जब तक मेरे डिजायर से जा रहा है। ऑफ कोर्स क्वेर्जन फ्रॉड एटसेट्रा हम कुछ कंसेंट या फिर जो मेरे एसेंशियल्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो अलग बात है, ऑफ कोर्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं रहेगा। Yes, enforceability, the uncle could enforce the promise even though he is not the direct party of the deed or gift deed है ना, deed of gift or the consideration, जबकि मामा का कोई यहाँ पर कहानी ही नहीं थी, वो इन्वॉल्व ही नहीं थी मदर और डॉटर के बीच में। Yes, but still he can sue because this is a valid enforceability is particularly valid, and therefore this contract is very much valid even though consideration इस थर्ड पार्टी से आया भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या की प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश हुए, डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है थर्ड पार्टी से भी मूव कर सकती है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इट नीड नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम द प्रॉमिसी। ठीक है, फिर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, exceptions exist where a third party like uncle here can enforce a contract if it clearly benefits them। प्रिविटी वैसे तो पार्टीज जो इन्वॉल्व है उनके है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। इक्विटेबल एनफोर्समेंट, कोर्ट ने बोला कि प्रॉमिस, द कोर्ट अपहेल्ड द प्रॉमिस रिकॉग्नाइजिंग क्लियर इंटेंशन ऑफ द पार्टी, जो डोनर है उसने डोनी को प्रॉपर्टी दी ही थी कि देखो हर साल एक एन्युटी देनी है मेरे भाई को। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है, एक केस ब्रॉड, इस केस से हमें कंसिडरेशन की परिभाषा या कंसिडरेशन का स्कोप ब्रॉडेंड अप दिखाई दिया, खाली प्रोमिजी के लिए नहीं, प्रोमिजी अगर डायरेक्ट कर रहा है किसी और को देने के लिए इन रिटर्न और वट एवर हैज बीन गिवन,
तो उसे भी वादा निभाना पड़ेगा। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस केस ने चिन्नैया वर्सेस रमैया ने ब्रॉडन अप कर दिया। Yes, and protected third party beneficiary where the benefit was intended for him. So basically जो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है ये हमारी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है। हमारी बुक में कैसे लिखा हुआ है? दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो वापस से वीडियो यहीं पे पॉज करके पीछे जाइए, समझिए, और नहीं फिर भी नहीं आती है देन यू टॉक टू मी ऑन लॉ बाय CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। आई एम वेरी मच एक्टिव देयर। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। और आप अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो फोटो क्लिक करेंगे और मुझे दिशा.दुआ29 इंस्टा हैंडल पर टैग करेंगे ऑन द स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू रीशेयर इट। मुझे ये भी बताइएगा, ये जो इंस्टा पेज है मेरा दिशा.दुआ29 is where I share my personal life and also a lot of content related to parenting because I have a lovely daughter. A lot of you might have seen her in one of few of my videos. Yes, but अगर आप चाहते हैं कि मैं एक CMA के लिए डेडिकेटेड इंस्टा पेज बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा, है ना। चलिए, अभी ये तो मैंने कहानी आपको पूरी समझा दी है। अब एग्जाम में अगर आ जाता है कंसिडरेशन के बारे में लिखना तो सेक्शन 2D की डेफिनेशन लिखेंगे हम। फिर हम ये चिन्नैया वर्सेस रमैया जैसे हमारी किताब में हमारे स्टडी मटेरियल में हमको दिया हुआ है वैसे हमें लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप? चिन्नैया वर्सेस रमैया। चिन्नैया वाज बेसिकली द मामा, रमैया वाज द डोनी। डोनर ने डोनी को दिया था, मतलब चन्नैया की बहन ने रमैया को दिया था। ठीक है, रमैया की बेसिकली मम्मा जो थी वो चन्नैया की बहन थी। ओके, मद्रास में 137 वॉल्यूम के अंदर जो हुआ था, इट वॉज हेल्ड लेडी बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर डायरेक्टिंग हर टू पे एन एन्युटी टू द डोनर्स ब्रदर। तो जो लेडी है वो डोनर है ना, जो लेडी है वही तो डोनर है, as has been done by the donor herself before she gifted the property. On the same day, her daughter executed in writing in favor of donor's brother, agreeing to pay the annuity. पहले तो बोला कि हाँ मैं दे दूंगी, उसको राइटिंग में साइन भी कर दिया। Afterwards, the donee declined to fulfill her promise to pay her uncle, saying no consideration has come from uncle. Yes, the court held the uncle could sue even though no part of consideration received by the niece moved from her. The consideration from her mother was sufficient consideration. अब एग्जाम में आता है तो ये सारी बात हमें अपनी चाहे लैंग्वेज में लिखनी है, बट लिखनी है। यहाँ पर क्या बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम क्या क्या बातें लिखनी ही है हमारे को, ताकि हमारे एग्जाम में नंबर नहीं कटे। वह पूरा ये वो है हमारा, ये हम पूरा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गिफ्ट डीड ऑफ गिफ्ट दी थी, यहाँ पर एन्युटी देना पड़ेगा, डोनर ने डोनी को दिया, डोनर्स ब्रदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट में कंक्लूजन है ये बात भी आपको लिखनी। ये कीवर्ड्स अपने अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं बट इंग्लिश ऐसी हो कि समझ में आए, उसके लिए हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और मैं एक डेडिकेटेड सेशन आपके साथ राइटिंग प्रैक्टिस का भी करूँगी। डोंट यू वरी, एक बार हमारे पास सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मैं हर एक चैप्टर के आपके साथ राइटिंग प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो सब भी करूँगी। बस अभी मेरे साथ आप ध्यान से बने रहना ताकि आपको कंसेप्ट्स बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस और एग्जांपल्स के साथ समझ में आए। हम नेक्स्ट क्लास जब करते हैं तो प्रीवियस 5-10 मिनट्स रिवीजन के लिए थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स देते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो हम एक डेडिकेटेड सेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट की किताब में पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक पर काम कर रही हूँ जो जल्द ही प्रिंट होकर आ जाएगी नेक्स्ट 10-15 डेज। और अगर आप नो व्हेन यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द क्लासेस, डेमो क्लासेस ख़त्म हो जाती है तो आपको रजिस्टर करते हैं जब क्लासेस के अंदर, तो आपको वो बुक भी
अवेल कर सकते हो, उसका PDF वर्जन भी ले सकते हो और हार्ड बुक भी ले पाओगे, जहाँ पे हर एक चैप्टर को मैंने क्वेश्चंस के साथ, रिवीजन और क्वेश्चंस के साथ बनाया है। एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो भी लिए हैं, उनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं वो भी मैंने बताए हैं। ठीक है, हम 100% तैयारी करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए और बहुत अच्छे नंबर बनते हैं एग्ज़ाम में, अच्छे नंबर आते हैं, है ना। हम ये तो जानते हैं 60+ के ऊपर एग्जामेशन आ जाती है हमारे, बट मैं आई हैव माई सेल्फ गॉट वेरी गुड मार्क्स इन माई जर्नी ऑफ CMA, और आज बच्चे बहुत बढ़िया 90s में नंबर भी ला रहे हैं। आई सिक्योर्ड 82 मार्क्स और भी फाइनल में 75 82 ऐसे मार्क्स मेरे फाइनल लेवल पर भी आए हैं, तो आप लोग के भी आ सकते हैं। यस, तो आइए पढ़ाई करते हैं और अपने आप को 100% तैयार करते हैं। हर हर डे एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मोटिवेशन किस हो सकता है किसी दिन ना हो, बट ये डिसिप्लिन आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, चलो अब कंसिडरेशन के टाइप्स क्या हैं। कंसिडरेशन 3 तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों? 3 तरीके की हो सकती है। एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर, जो फ्यूचर में करोगे, एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट, जो अभी है, और पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं एग्जीक्यूटरी या फिर फ्यूचर की। इसका मतलब है जो हम काम कर रहे हैं, इन रिटर्न जो मिलने वाला है, वहाँ पर हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कुछ फ्यूचर में करेंगे। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ए ने एंगेजमेंट करी बी के साथ कि भैया मैं फ्यूचर में आपके साथ शादी करूँगा, तो ये फ्यूचर के लिए काम आज कर रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एग्जीक्यूटेड या प्रेजेंट कंसिडरेशन। एक ऐसा एक्ट है या फिर फॉरबियरेंस है मेड और सफर्ड फॉर अ प्रॉमिस। इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हर एक वर्ड को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने फ्रेंड सीरीज देखी है, आई विल बी देयर फॉर यू। यस, जॉई और मोनिका और रेचल, इन सब की कहानी से मैं आपको ये कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। मोनिका ने रेचल के लिए, रेचल की पार्टी के लिए केक बनाया। किसने बनाया? मोनिका ने। रेचल ने इमीडिएटली पैसे दे दिए, एक हाथ से देने का, दूसरे हाथ से लेने का। जूते दो पैसे लो, केक लो पैसे दो। ठीक है, मोनिका ने केक बनाया, जैसे ही केक दिया वैसे ही रेचल ने पैसे दे दिए। क्या इमीडिएटली हो गया? अभी 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 प्रेजेंट में हो गया? जी हाँ, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो एग्जीक्यूट हो गई है। जैसे ही केक गया वैसे ही पैसे आ गए। यस, तो मोनिका's act of baking the cake and Rachel's payment happens simultaneously, साथ साथ हो रहा है, या फिर अग्रीमेंट के टाइम हो रहा है, यही कहलाएगा प्रेजेंट या एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ओके, बात करते हैं पास्ट कंसिडरेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो एक्ट है या फॉरबियरेंस है, दैट इज टू से एन एक्ट कंस्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन टुक प्लेस और इज कंप्लीट बिफोर द प्रॉमिस इज मेड। प्रॉमिस होने से पहले ही कर चुके हैं हम कुछ इन रिटर्न। जैसे रॉस ने जॉई को हेल्प किया उसका फर्नीचर मूव करने में, उसके नए अपार्टमेंट में लास्ट मंथ। ओके, grateful for Ross's help, Joy now promises to ट्रीट रोज फॉर डिनर, कि चलो मैं खाना खिलाने लेके जाता हूँ। कोई काम ऑलरेडी आपके लिए कर चुका है पास्ट में, वॉलेंटरली अब कर रहा है। प्रॉमिसर नाउ, पहले पहले प्रॉमिस हुआ भी नहीं था, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, एज एन एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। याद है ना, घर लास्ट सेशन, फर्स्ट सेशन में, कि बाहर आग लग गई थी, मैंने उससे बोला नहीं था आग बुझाओ, बट उसने बुझा दी थी, इसलिए मैं ले गई थी। यार मेरा ऑटो वाला भैया मुझे मोबाइल दे गया था, तो मैंने उसको इन रिटर्न समथिंग दे दिया था एज अ gesture maybe, but the performance of something in return has already happened in the past। उस समय तो प्रॉमिस हुआ भी नहीं था। जो ये हेयर रॉसेस एक्ट ऑफ हेल्पिंग जॉय इज पास कंसिडरेशन। क्यों क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि जॉय ने प्रॉमिस उस समय तो किया भी नहीं था कि मैं तुम्हारे खाने पे लेके जाऊंगा।
The act helping with the furniture is complete before the promise is made. Am I clear? तो 3 तरीके के हमारे पास कंसिडरेशन है, एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड या प्रेजेंट या फिर पास्ट. एम आई क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब हम बढ़ेंगे लीगल रूल्स क्या है कंसिडरेशन के रिगार्डिंग, बट उससे पहले मैं आपको ना कुछ वर्ड्स के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ. गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू. ओके, सो गाइज बिफोर आई मूव एनी फॉरवर्ड, जो ये 2 वर्ड्स हैं एक्ट्स ऑफ फॉरबियरेंस, इस पे मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी देना चाहती हूँ. देखो, फॉरबियरेंस का एग्जैक्ट मतलब होता है जहां पे आप रिफ्रेन कर रहे हो, रिफ्रेनिंग टू डू समथिंग विच यू आर सपोज टू डू लीगली. जैसे मैं आपने मेरे से उधार लिया, ठीक है, और आप मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे हो, मैंने आपको फॉरबियर कर दिया कि मैं मेरे पे कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ. व्हाट एम आई डूइंग? माई सेल्फ वॉलेंटरली, कोई मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है. ऑफ कोर्स वहां पर तो फिर लीगल कार्रवाई, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड एक्सेट्रा पे होने लगेगी. यहाँ पर मैं रिफ्रेन कर रही हूँ, ऐसे लीगली मैं कर सकती थी जो वो मैं नहीं कर रही हूँ. कहने का मतलब है लीगली जो मैं कर सकती थी वो नहीं कर रहे. इसे एग्जाम्पल समझते हैं, मोनिका और रेचल और रॉस और जॉय वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं. ठीक है, शुरुआत करते हैं एग्जीक्यूटेड या प्रेजेंट, जो भी हम कर चुके हैं कंसिडरेशन. जैसे मोनिका ने जो केक बनाया वही तो एक्ट है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. या रेचल ने जो पैसे दिए वही तो एक्ट है ना, कंसिडरेशन तो दोनों एक दूसरे को इन रिटर्न ऑफ समथिंग मिल रहा है. Here the part of consideration in the agreement is baking on part of Monica. सही बात है. यहाँ पर इस केस में हमारे करंट एग्जाम्पल में फॉरबियरेंस नहीं था, बट फॉरबियरेंस को समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ. जैसे मोनिका या रेचल जब किसी चीज पे रिफ्रेन करने को बोल रही हैं फ्रॉम डूइंग समथिंग फॉर विच दे हैव अ लीगल राइट. जैसे मोनिका रिफ्रेन कर रही है रेचल को कि मैं आपको केक बेच रही हूँ, आप आगे किसी को बेच नहीं सकते. यस, मोनिका रिफ्रेनिंग रेचल फ्रॉम सेलिंग द केक टू समवन एल्स. लीगली तो कर सकते हैं ना. ठीक है, या फिर रेचल रिफ्रेन कर रही है या रेचल इज बीइंग रिफ्रेन्ड कि भैया आप पेमेंट तो दोगे बट रिफंड नहीं मिल पाएगा. या तो ये टर्म्स एंड कंडीशन उसी समय पहले से हो रखा होता, बट रिफ्रेनिंग में भी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो कंसिडरेशन में ऐसी बातें हो सकती है फ्रॉम डूइंग और नॉट डूइंग, एक्टिंग और रिफ्रेनिंग. ठीक है, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सीकिंग अ रिफंड. ठीक है जी. या और अगर मैं बात करती हूँ पास्ट, हमने जहाँ पर रॉस और जॉय का एग्जाम्पल लिया है एक्ट में, तो पास्ट कंसिडरेशन में फर्नीचर मूव किया था. फॉरबियरेंस यहाँ पर भी नहीं था हमारे करंट एग्जाम्पल में, तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जैसे रॉस ने जॉय को $1000 दिए थे लास्ट मंथ, पहले दे चुके हैं, पास्ट में हो चुका है. यस, जॉय ने वैसे तो पैसे देने थे बट दिए नहीं, और इमिडिएटली रॉस ने मांगे भी नहीं कि भैया कंसिडरेट है, एक्टिंग का करियर अभी भी चालू हुआ है नहीं है पैसे, लेट्स से फॉर एग्जांपल. तो जो रॉस ने क्योंकि पैसे नहीं मांगे इमीडिएटली, तो यहाँ पर जॉय क्या कर रहा है, इज टेकिंग रॉस फॉर डिनर. हो चुका पहले ही है, कुछ कर सकता था, लीगली कर सकता था, राइट थी रॉस के पास, बट उसने किया नहीं, इसका मतलब फॉर बियर कर दिया. तो यहाँ पर थे तो दो सिंपल सिंपल वर्ड्स, एग्जाम में हो सकता है पूछे भी ना जाए, बट क्या जो बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं उन्हें ये सिंपल सिंपल वर्ड्स पता होने चाहिए? बिल्कुल. एंड देयरफॉर आई एम शेयरिंग इट विद यू. यस, एक्ट बोले तो पास कंसिडरेशन, मूविंग ऑफ फर्नीचर हेयर इन केस ऑफ रॉस एंड जॉय. फॉरबियरेंस हमारे केस में था नहीं, रॉस ने जॉय को $1000 लास्ट महीने दिए थे. जॉय वॉज सपोज टू रिटर्न द मनी टू दिस मंथ. रॉस बीइंग कंसिडरेट अग्रीज नॉट टू आस्क जॉय फॉर इमीडिएट रीपेमेंट.
जॉय इन रिटर्न प्रॉमिस करा है कि चलो आज मैं डिनर पे लेके चलता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भेजे में जा रहा है। तो लीगल रूल्स क्या है कंसिडरेशन के, किसके डिजायर पे मूव करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डिजायर पे मूव करेगा ऑफ द प्रोमिजर। यस, इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिजी या फिर किसी और पर्सन, जैसे हमने चिनैया वर्सेस रमैया का एग्जाम्पल केस लॉ देखा 1882, यस मद्रास में हुआ था। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कंसिडरेशन चाहे वो 30 रुपए ही है 30 लाख वाली गाड़ी के लिए, बट कुछ तो वैल्यू होगी। यस, इट मे बी एन एक्ट एब्सिस्टेंस और फॉरबियरेंस और अ रिटर्न प्रॉमिस, कुछ बदले में, दिल के बदले में दिल दे तू सौदा हमसे कर ले, ये भी कंसिडरेशन है इन रिटर्न ऑफ समथिंग, है ना। सौदा हमसे कर ले, सौदा ही कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल लव जैसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक्ट कुछ करने के लिए, एब्सिस्टेंस कुछ ना करने के लिए, फॉरबियरेंस कुछ रिफ्रेन कर रहे हैं जो कि लीगली कर सकते थे, और या फिर रिटर्न प्रॉमिस, तो मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए कर। ये पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है, क्या कंसिडरेशन। यस, विच द प्रोमिसरी इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, पास्ट में हमने प्रॉमिस किया भी नहीं था, वो तो ऐसे ही हम आपको खाना खिलाने ले गए। ठीक है, लॉ अनलॉफुल नहीं हो सकती है, तो वैलिड कंसिडरेशन था, वैलिड असेंशियल था एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। कंसिडरेशन एडिक्वेट ना भी होगी तो भी चलेगी, जैसे 30 लाख के लिए 30 रुपए, नो प्रॉब्लम। ओके, इट मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी, हवा में बातें नहीं हो सकती। हाँ, अपने दिमाग के अंदर कुछ अजम्पशंस नहीं ले सकते, मान लो नहीं कर सकते। यस, इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकता है। Something that is not in return in interest of public cannot be no considered as a consideration। जैसे धीमे 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 दे रहे हो आप इन रिटर्न, यही वाला, समझ रहे हो कि नहीं, ये जो है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। और अगर प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कोई ड्यूटी आप पे, तो वो भी हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो भी। करेंटली कुछ कर रहे हैं, कर चुके थे, जैसे हमने जॉय और रॉस के एग्जाम्पल में देखा था। सॉरी, अब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इन जनरल तो हम यही बात समझते हैं कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ये बात हमने पहले पढ़ी है, बट इसके एक्सेप्शन भी देखे हैं। तो जो ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से एक लीगल मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम है, लॉ की भाषा में कुछ बोला जाता है, जो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है ना, लीगल इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका, वहाँ पे लास्ट में बहुत सारे मैगजीन्स दे रखे हैं, टेक्निकली प्रैक्टिकली उसे पूरा याद करना इज़ नॉट वेरी वेरी इजी। और मैं आपको नहीं कहूँगी कि पूरा रट्टा लगा लो, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगी, कुछ कीवर्ड्स मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक लीगल मैगजीन दिया हुआ है जो हमें पढ़ना है, दैट इज एक्स नोडो पैक्टो नॉन ऑर्थोर एक्शन। कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है, जनरल रूल इज एक्स नोडो पैक्टो नो ऑर्थोर एक्शन, दैट इज कोई भी अग्रीमेंट जहां पे कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड है, वो कैसी है, वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रोमिसेस टू पे 1000 रुपीज टू बी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन फ्रॉम बी, मतलब बी से कुछ नहीं मिलने वाला है इन रिटर्न, तो ये सिंपली वॉइड है। बट इसका एक्सेप्शन है, अगर ये हम दे रहे हैं नेचुरल लव में दे रहे हैं, फैमिली अरेंजमेंट में दे रहे हैं, रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, या हमने दो बातें और पकड़ी थी, तो वहां पर एक्सेप्शन है। बट इन जनरल रूल, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ये एक जनरल रूल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोल रहे हैं, एक्स ने दो पैक्टो नो ऑर्थोर एक्शन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अभी के अभी पॉज करेंगे वीडियो और लिखेंगे इस लीगल मैगजीन को ऐसे ही, एक्स नोदो पैक्टो नॉन ऑरिटोर एक्शन। यहाँ पर हम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स नोदो पैक्टो नॉन ऑर्थोर एक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं,
अगर ए ने बी को 1,000 रुपए दिए और इन रिटर्न कुछ भी नहीं और कोई कहानी हमको सुनाई भी नहीं है और कोई बात लिखी भी नहीं है, एक्सेप्शन जैसी बात हमने जो पढ़ी है वो कहीं मेंशन नहीं करी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने वाला है। दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है, एनफोर्सेबल ही नहीं है। However, the act itself provides exception for this rule and the section here is section 25. सेक्शन 25 याद है ना, अभी अभी मैंने जब आपको रिवीजन करा रही थी मैंने वहां भी दिखाया था आपको सेक्शन 25 है। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अग्रीमेंट जहां हम बोल रहे हैं कि जो एनफोर्सेबल नहीं है वही वॉइड है एज पर सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। सेक्शन 25 का बट एक्सेप्शन भी है हमारे पास। एक्सेप्शन क्या है? अगर नेचुरल लव और अफेक्शन से जा रहा है या कोई वॉलंटरी कंपनसेट कर रहा है फॉर समथिंग दैट यू हैव डन इन पास्ट, या फिर टाइम बार डेट का लिए प्रॉमिस है, तो कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, नेचुरल लव और अफेक्शन में रिटन और रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। ठीक है, रिटन और रजिस्टर होना भी जरूरी है। ओके, चलो। Also, an agreement without consideration is not void in the following cases. कब कब void नहीं है, कब कब void नहीं है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, important है, important है, important है। गिफ्ट एक्चुअली मेड, मैंने आपको गिफ्ट दिया है, शादी पे आई थी मैंने दिया, आपकी बर्थडे पे आई थी मैंने कुछ दिया, है ना, हम उसके इन रिटर्न दोगे कुछ, मुझे जरूरी नहीं है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है, उनकी एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने एक मिस्टर बी को अपने एजेंट जैसे अपॉइंट किया और बोला कि मेरी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना है, रेंट पे चढ़ाना है या लेट्स से सेल करना है, और अगर जब आप कर दोगे आई विल गिव यू 10%, जो भी होगा उसका 10% मैं आपको अमाउंट दूंगा। ऐसा वादा किया या ऐसा इनकी बातचीत हो, ऐसा प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। काम होगा तो पैसे मिलेंगे, कोई सैलरी तो नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं है ना, तो कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं भी होगी, जब एजेंट बना रहे हैं कंसिडरेशन नहीं भी होगी तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच वैलिड है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की थोड़ी बहुत बातें हम फाउंडेशन में कर आए हैं, फिर से ये बहुत डिटेल में बता रखा है, अगर कंसिडरेशन पे 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारी बातें हमें लिखनी है, तभी हमें नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, या फिर कोई चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं हर महीने 500 रुपये किसी संस्था को किसी कैंप में समथिंग देती हूँ मैं, तो वहां पे इन रिटर्न नहीं भी मिलेगा कुछ, तभी भी दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीमेंट तभी भी वैलिड रहेगा। तो हमने 3 बातें तो ऑलरेडी पढ़ी थी, क्या क्या 3 बातें पढ़ी थी कि जहां नेचुरल लव है, फैमिली अरेंजमेंट है, रिटन है, रजिस्टर्ड है, टाइम बार डेट का प्रॉमिस किया गया है, या फिर एक और बात क्या बोली थी हमने, या फिर वॉलेंट्री किसी सर्विस के लिए हम कुछ दे रहे हैं, ऑल ऑफ इट इज दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 25। जनरल रूल जो बोल रहा था उसका एक्सेप्शन है, बट इन जनरल सर्कमस्टांसेस ऑल्सो ऑल ऑफ दीज दैट वी आर सेइंग नाउ आर ऑल्सो वैलिड अग्रीमेंट इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन। जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, जब आप किसी को चैरिटी कर रहे हो, या फिर आपने एजेंसी क्रिएट करी है। जैसे राम ने शाम को बोला दैट ही विल सेल हिज ऑफिस स्पेस टू हिम इफ ही किल्ड अ यूनियन मिनिस्टर। बताइए किलिंग जो है क्या ये लॉफुल है? क्या ये लॉफुल है? नहीं भाई, ये लॉफुल तो है ही नहीं। तो ये कंसिडरेशन जो है कि ऑफिस स्पेस हम आपको देंगे, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड हेंस ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि एनफोर्सेबल ही नहीं हो पाएगा, ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील ही नहीं हो पाएगा। अगर अभी तक कभी भी कोई भी कंफ्यूजन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो मैं इसको आज हमेशा के लिए खत्म कर रही हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वॉइड हमने बोला, वॉइड हमने बोला जो नल हो जाएगा, जैसे हमने इलीगल की कहानी समझी,
ठीक है, या फिर जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है वहाँ समझा, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक नहीं है, 3 पॉइंटर्स में देखा और 3 और पॉइंटर्स में देखा है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टम्प कर रही हूँ। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को बोल देते हैं ये इस अग्रीमेंट को ही बोल देते हैं ये वॉइड है। बट व्हाट इज, ये तो हमने मान लेते हैं ये वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये तो बेसिकली यहाँ पर तो एनफोर्सिबिलिटी ही नहीं है, यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी ही नहीं है। हमने क्या बोला था, जब एक प्रपोजल होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, बेसिकली प्रपोजल हुआ, यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी कर लिया आपने, यहाँ हमने प्रॉमिस भी कर लिया दोनों पार्टीज ने, यहाँ पर कंसिडरेशन भी है, तो ये अग्रीमेंट बन जाता है। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और इस अग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी आती है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। जहां पर जो अग्रीमेंट तो है बट एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, ये हमने पढ़ लिया है वॉइड अग्रीमेंट के केस में। बट क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी कोई चीज होती है? देखिए हमारे कोर्स में, हमारी किताब में, इंटर में कुछ इसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं बता रखा है, बट एक ये टर्मिनोलॉजी है और फाउंडेशन में हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे प्रोसेस करेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्टार्टिंग में जब हम एंटर करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब तो ये वेरी मच एनफोर्सेबल होता है। जब हम एट द टाइम, जिस टाइम पे हम एंटर कर रहे हैं उस समय तो ये वेरी मच एनफोर्सेबल है, अग्रीमेंट वेरी मच एनफोर्सेबल है, ये अग्रीमेंट जो है वेरी मच एनफोर्सेबल है। ठीक है, बट जब परफॉर्मेंस का टाइम आ रहा है, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, एनफोर्सेबल नहीं है, सीज हो जा रहा है, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीज हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, क्या रहे का मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो एग्जाम्पल फाउंडेशन में दिया था वही दे रही हूँ। जैसे ये दीपिका पादुकोण है और ये हमारे शाहरुख खान है। ठीक है, दीपिका ने शाहरुख खान को बोला कि मैं, ऐसे बात करते हैं, 1 मई को बात करते हैं, बोला कि 10 मई से मेरी दुकान पे, चाय की दुकान पे चाय बनाने के लिए आ जाना, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी। ठीक है, बट यहाँ पर तो क्या क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच एनफोर्सेबल है? दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, ओके, प्रपोजल हुआ, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल है, ओके फाइन। बट 7 मई को ही आग लग गई इस चाय के ठेले पे, चाय की टपरी पर आग लगी, आग, फायर, अपन फायर है अपन। अब मुझे बताइए, नाउ यू टेल मी, क्या एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के समय पर, अब चाय की दुकान ही नहीं है, किस पे आप काम करोगे? जब परफॉर्मेंस का समय आया 10 मई को, क्या ये एनफोर्स किया जा सकता है? क्या ये एनफोर्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर एनफोर्स ही नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो उस केस में ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं है तो ये वॉइड अग्रीमेंट है। बट जब स्टार्टिंग में तो एनफोर्सेबल था, बट जब परफॉर्मेंस का समय आया तब ये सीज हो गया एनफोर्स होना, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होंगे। अगर आपको लास्ट सेशन में जो मैंने आपको समरी वाला टेबल दिया था, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो ही होगी, वो अब आपकी एकदम अच्छे से दूर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। चलिए अब बात करते हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन बात कर ली, अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ सेक्शन 23 है। हमने, अगर लास्ट सेशन अगेन याद हो और मैंने जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं वहां पे बात करें, तो हम वॉइड अग्रीमेंट को बात कर रहे थे अंडर सेक्शन 2G। बट कहाँ कहाँ कब कब वो वॉइड हो सकता है? टाइप्स में हमने देखा सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये 7 देखे ना, 24, 25,
26, 27, 28, 29 एंड 30। देखिए ना, बट एक सेक्शन पहले, सेक्शंस लिख रहे हो, आई होप आई एम बिलीविंग दैट यू गाइस आर राइटिंग सेक्शन। एक सेक्शन पहले, सेक्शन 23 में हम लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट पर्पस है, क्या करना चाह रहे हो, है ना। और अगर मैं कंसिडरेशन बोल रही हूँ तो क्या एक्सचेंज हो रहा है। सेक्शन 23 में लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है अल्टीमेट पर्पस है, किस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो, और कंसिडरेशन है एक्सचेंज क्या हो रहा है एग्रीमेंट के अंदर। सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोल रहा है कुछ क्राइटेरिया। ओके, अंडर सेक्शन 23 of Indian Contract Act, it is laying down the criteria for determining whether the object or consideration of an agreement is lawful or not। क्या ये लॉ, अगर कानून का चश्मा पहन लेते हैं, क्या ये लीगल भी है या नहीं। यस, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल कब, एक मिनट दीजिए मुझे, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे हम चश्मा कानून का पहन रहे हैं तो लॉ हमें दिख रहा है या नहीं। देखो, जैसे मान लेते हैं हमने कानून का चश्मा पहन लिया, ओके, अब कानून का चश्मा उतार दिया। कानून का चश्मा पहनने से, कानून का चश्मा पहनने से कहने का मतलब है अगर मैं लॉफुली देख रही हूँ तो सेक्शन 23 बता रहा है कि ये कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल है या नहीं, है या नहीं। लॉ के भाषा, लॉ के चश्मे में बोल रही हूँ, लॉ का चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल कब, अगर लॉ ने उसे मना कर रखा है, फॉरबिड कर रखा है। जैसे अब हम शेल्डन वहाँ चल चुके हैं, बिग बैंग थियरी के एग्जाम्पल को उठाएंगे। अब हम बड़े हो गए, बहुत पिक्चर नहीं भी होगी तो भी चलेगा ना, हम इमेजिन कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, बिग बैंग थियरी सीरीज देखी आप लोगों ने, नहीं देखी तो टेंशन मत लेना, अभी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने तो सीएमए बनने के 2-3 साल बाद देखी थी, कोई टेंशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है अभी देखनी है। अभी इमेजिन, जैसे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ए भी बोल रहे हैं, और कभी कभी अगर मन करता है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट बिंज नहीं करेंगे, बैठे और बैठे बस सारा ही देखे जा रहे हैं, सारा ही देखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। ओके, चलो, कब बोल रहे हैं हम कोई चीज़ अनलॉफुल है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है कंसिडरेशन अनलॉफुल है, एनी एग्रीमेंट दैट वायलेट्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, लॉ के विरुद्ध जा रहे हैं अगर आप। जैसे मान लेते हैं शेल्डन ने स्मगल किया एक रेयर साइंटिफिक इक्विपमेंट, किसके लिए, लेनर्ड के लिए, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्या ये जो पर्पस है यहाँ पर लीगल है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अंडर सेक्शन 23 ये लॉफुल नहीं रहेगा ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ इफ परमिटेड, मतलब कोई काम करने के लिए ओके कर दिया, देन अग्रीमेंट वुड बी नलिफाइड और इवेड द इंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। कैसे, एग्जाम्पल, जैसे हार्वर्ड ने अग्री किया कि वो राज को देगा पैसे अगर वो एक जॉब एप्लीकेशन जो कि फेक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बिहाफ पे कर देता है। भैया, प्रोविजन ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो आप, या जो लॉ बोल रहा है, लॉ के प्रोविजंस बोल रखे हैं, उसका इंटायर पर्पस ही डिफीट कर दे रहे हो आप, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, फ्रॉडलेंट है। क्या किसी को जानबूझ के धोखा देना अच्छी बात है, नहीं भैया, ये भी अनलॉफुल है। अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद एन इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, आपका एजेंडा, आपका जो आपका इरादे हैं वही सही नहीं है, आपका जो एजेंडा है, आपके जो इरादा है वही है किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना। यस, Penny agrees to sell fake beauty products to customers with Bernadette's help. बर्नाडेट के हेल्प से पेनी जो है, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन लोग हैं ये, अगर आपने कभी नहीं पर देखे हैं, लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू। ओके, कहाँ मिलेगा, बिग बैंग
थियरी कास्ट। चलो क्या है? ये लोग हैं, देखो ये हमारे शेल्डन कूपर जी हैं सब फर्स्ट, फिर पेनी है, फिर लेनर्ड है, हमारे पास हावर्ड है, एमी है, राज है, बर्नाडेट, दिख गया, ये स्टुअर्ट ब्लूम। बस इतनी बातें, इतने लोग हमारे को जानने हैं इस एग्जाम्पल के लिए। क्या एग्जाम में पूछेंगे कौन है शेल्डन? नहीं वे तो मैम मैम आपको एग्जाम्पल दे रही है, ठीक है, ये कास्ट है हमारे पास और इन सबके हम एग्जाम्पल ले रहे। चलते हैं अपने कंटेंट पे। कहाँ गया हमारा कंटेंट? डॉक्यूमेंट, चलिए लेट्स कंटिन्यू। पेनी ने अग्री किया कि वो झूठे फेक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचेगी बर्नाडेट की हेल्प से किसी कस्टमर को। तो यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हो ना आप, आपका एजेंडा क्या है? किसी को धोखा देना। यस, इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी। अग्रीमेंट कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से किसी को हार्म हो जाएगा, या तो किसी बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी को। जैसे लेनर्ड ने शेल्डन को हायर किया टू सैबोटेज एमीज लैब इक्विपमेंट। खराब कर रहे हैं ना, इंजर कर रहे हैं। सैबोटेज का मतलब है इंजर कर रहे हैं, बेसिकली हार्म क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए वो $500 दे देगा। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये लॉफुल हुआ? क्या पर्पस है लॉफुल है? नहीं भैया। क्या कंसिडरेशन जिसके लिए दे रहे हो, जिस पर्पस के लिए दे रहे हो, वो लॉफुल है? नहीं है। तो अंडर सेक्शन 23 यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वही लॉफुल नहीं है। यस, इज रिगार्डेड एज इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के बारे में पहले ही बात करी थी, एक और बार बात कर लेते हैं। एनीथिंग डीम्ड अनएथिकल or harmful for the society's interest will be considered as immoral. public policy के अगेंस्ट जैसे राज ने अग्री किया to let Howard run a illegal casino from his apartment. कैसीनो जो कि लीगल नहीं है, मुझे बताइए क्या ये लॉफुल है? विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो हम क्या बोल रहे हैं? अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा, उसे हम रेंडर कर देंगे कि वो वॉइड है। तो भैया जी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन वाली कहानी सेक्शन वाले पेज में, आई होप सेक्शन आप लिखते चले जा रहे हैं। थोड़े समय तक मैं रिमाइंड करती रहूंगी, फिर थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाएगी यहाँ पे सेक्शन लिखना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने अग्री किया कि वो बी को अपना घर बेचेगा 10,000 रुपए में। यहाँ पर जो बी ने प्रॉमिस किया 10,000 रुपए देना इन कंसिडरेशन फॉर हिज प्रॉमिस टू सेल द हाउस, क्या दोनों चीजें लीगल है? क्या ऑब्जेक्ट लीगल है? घर बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्पस लीगल है, कंसिडरेशन भी लीगल है, तो ये अंडर सेक्शन 23 वेरी मच लीगल है। सर्टेन मतलब बेसिकली आपका कंसिडरेशन भी लीगल है, ऑब्जेक्ट भी लीगल है। A is promised to sell the house and B is promised to give rupees 10,000. Both of these are lawful consideration forming promises to each other under section 2D to act something either today or in future. या फिर A ने प्रॉमिस किया B को कि मैं 1,000 रुपए दूंगा एट द एंड ऑफ 6 months। तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, है तो लॉफुल ही ना। इफ C who owes that sum to B fails to repay it, B promises to grant time to C accordingly। अगर नहीं दे पाए तो मैं थोड़ा समय दे दूंगा। Here the promise of each party, चाहे वो काम करने के लिए है, चाहे फोरबियर करने के लिए है, चाहे एब्सटेन करने के लिए है, या फ्यूचर में कुछ काम करने के लिए है, ऑल ऑफ इट इज कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन एंड ऑल ऑफ इट इज वेरी मच लीगल। यहाँ पे कुछ इलीगल बात, हम अनलॉफुल बात नहीं कर रहे हैं। ना अंडर द परव्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट, ना
फ्रॉड है, ना ही इमोरल है, ना ही हम यहाँ पर किसी को इंजरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही किसी लॉ को विरुद्ध कर रहा है, ना ही हमारे लॉ ने उसे फॉरबिड कर रखा है. On all of these grounds, it is also a valid consideration. Yes, yeah, it is also a lawful consideration and object. Here the promise of each party is a consideration for promise of the other party and they are lawful considerations. ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया फॉर सर्टेन सम पेड टू हिम बाय बी टू मेक गुड टू बी द वैल्यू ऑफ शिप इफ इट इज रेक्ड ऑन सर्टेन वॉयज. मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया कि अगर रास्ते में ए ने बी को बोला कि अगर शिप रास्ते में कुछ टूट जाती है, खराबी हो जाती है, चोरी हो जाती है, एनीथिंग, किसी भी तरीके से कुछ टूटा फूटी होती है रास्ते में, तो कोई नुकसान अगर होगा तो उसकी भरपाई मैं करूँगा. ऐसा ए ने बी को वादा किया. Here A's promise is the consideration for B's payment and B's payment is the consideration for A's promise. तो यहाँ पर B को क्या दे रहा है? वादा दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल मेक गुड फॉर योर लॉस इन केस लॉस हैपन्स. अगर लॉस नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे. और बी आप क्या दे रहा है इन रिटर्न? प्रीमियम दे रहा होगा. ऐसे ही तो इंश्योरेंसेस बनते हैं, यही तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है, यही हम पढ़कर आए हैं. आप अगर लॉ पहले कभी पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, अगर आप फाउंडेशन नहीं देकर आए हैं तो आपने वहाँ देखा होगा, अगर आप फाउंडेशन देकर आए हैं तो आपने वहाँ देखा होगा, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप यहाँ देख चुके हैं. समझ में आ गया ना? ठीक है, ये भी लॉफुल कंसिडरेशन है. ए प्रोमिसेस टू मेंटेन बी's चाइल्ड एंड बी प्रोमिसेस टू पे ए ₹1000 ईयरली फॉर द पर्पस. Here the promise of each party is the consideration for the promise of other. कि भैया तू मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा, मैं तेरे को ₹1000 दूंगी. तो क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है? जी हाँ. A, B and C enters into an agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. fraud मुझे बताइए, fraud से क्या लीगल हो रही है? नहीं हो रही है, तो अंडर सेक्शन 23 अनलॉफुल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी और कंसिडरेशन भी. तो ये अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वॉइड हो जाएगा. ठीक है, ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फ्रॉम बी एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिसेस टू पे ₹1000 टू ए. ये भी वॉइड है भैया. पब्लिक सर्विस पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वहां पे एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको जॉब मिलेगी. पैसे देकर जॉब मिलेगी क्या ये पब्लिक पॉलिसी के इंटरेस्ट में है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. द अग्रीमेंट इज वॉइड एज कंसिडरेशन. यहाँ पर हम अनलॉफुल मान लेंगे. A, being an agent for a landed proprietor, agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to the principal. प्रॉपर्टी किसी और की, वादा किसी और से, बिना जिसकी प्रॉपर्टी है उसे बताए कर रहे हो. बताइए क्या ये सही बात है? यहाँ पे एजेंडा, आपके इरादे सही हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. आप अपने प्रिंसिपल एजेंट को एक बाउंड्री देता है, उसमें काम कर सकते हो. आपको कुछ राइट्स दे रहा है, उसके अंदर आप काम कर सकते हो. यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दोज पावर्स या बियॉन्ड दोज पावर्स. तो यहाँ पे तो आपका एजेंडा डिसीव करना है, फ्रॉड करना है, और कुछ बात छुपा रहे हो आप जानबूझकर. यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ? नहीं, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा ऑन द ग्राउंड्स कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है, वो लॉफुल नहीं है एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, या फिर ए ने प्रॉमिस किया बी को टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स टेकन. अगेन ये वॉइड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप और जो लॉ बोल रहा था करने को, आप उसे फॉरबिड कर रहे हो, अगेंस्ट द प्रोविजंस जा रहे हो कि मेरे अगेंस्ट तो चार्जेस ड्रॉप कर दे, पैसे ले ले मेरे से. क्या लॉफुल है? नहीं है. और यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली जो MCQs है, हमारे पास 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2-2 नंबर के, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो मैं जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, ये वाले एग्जाम्पल्स जो हमें ABCD फॉर्मेट में हम यहाँ पर कर रहे हैं, इट इज गिवन टू अस इन आर बुक issued टू अस बाय आर इंस्टीट्यूट. स्टडी मटेरियल 100% कवर कर रही हूँ मैं आपके साथ, 100%. ठीक है, आगे. A's estate is sold for arrears of revenue under the provision of an act.
ऑफ द लेजिस्लेचर। लॉ ने कुछ बोला है, उसके पुराने कुछ पैसे देने बाकी थे, उस वजह से कुछ प्रॉपर्टी बेच दी जा रही है। by which the defaulter is prohibited from purchasing the asset। कहने का मतलब है किसी बंदे ने कोई उधार लिए थे, ए ने किसी कोई पैसे लिए थे और वो नहीं दिए थे, डिफॉल्ट किया था, जिसकी वजह से लॉ के अंडर उसकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है। पैसे बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसे आएंगे, अब ए उससे अपने लिए कुछ नहीं खरीद सकता है भाई। यस, B upon understanding with A becomes the purchaser and agrees to convey the asset to A upon receiving him the price which B has paid। बताइए क्या लॉ के साथ कर रहे हो, अभी लॉ के अगेंस्ट कर रहे हो कि वहां से जो पैसा आया बेच के हम आपको दे देंगे और फिर आप हमारे को वापस। लॉ के अंदर हो रहा है क्या, मुझे बताइए। नहीं हो रहा है, आप अगेंस्ट जा रहे हो तो ये अगेन वाइड हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, वो लॉफुल नहीं है एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द अग्रीमेंट इज void as it renders the transaction in effect a purchase by defaulter and would so defeat the object of law। yes, A who is B's mukhtar promises to exercise his influence as such with B in favor of C and C promises to pay rupees 1000 to A। अगेन यहाँ पे इन्फ्लुएंस अनड्यू है भाई, ठीक है। और यहाँ पर इमोरल है क्योंकि इमोर्टल है, इट इज नॉट morally correct and therefore again void। A agrees to let her daughter to hire B for concubinage। The agreement is void because again it is immoral, though letting may not be punishable under Indian Penal Code। किसी ने कुछ करने दिया, यहाँ पे इंडियन पेनल कोड उसको तो नहीं आपको नो पेनलाइज करेगा, पेनल्टी लगाएगा, बट डॉटर पे लग सकती है। ओके, डॉटर पे यहाँ लग सकती है। अब ई कॉन्ट्रैक्ट्स की कहानी है, लेट मी जस्ट क्विकली चेक वी हैव टाइम टू कंटिन्यू और वी विल डू इट इन द लेट। वी हैव, हमारे पास टाइम है। ओके, विल कंटिन्यू। और अगर आप श्योर नहीं हो ये वर्ड क्या है, यू कैन गूगल इट ऑल्सो, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट यू। वेयर यू एंटर इनटू सेक्सुअल और फिजिकल रिलेशनशिप विच इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ लॉ। ठीक है, तो अपनी बेटी को सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पर अलाउइंग इज नॉट पीनलाइज अंडर आईपीसी, बट विदाउट लीगली इफ यू आर एंटरिंग इनटू सर्टेन processes, yes, which is not allowed under the law, of course it is, it has consequences, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स void रहते हैं। अगेन इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो पाए। देखिए बात एक सिंपल सी है, चाहे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे हम सोगा पढ़ेंगे, चाहे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, तीनों में ही जो वैलिड असेंशियल्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो होने पड़ेंगे, वो होने पड़ेंगे। ऐसे ही चाहे वो ई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑल द 6 पॉइंटर्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, दैट देयर हैज टू बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल कंसेंट बोले तो देयर हैज लॉफुल कंसिडरेशन होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, पार्टीज कंपीटेंट होगी, सर्टेन एंड केपेबल होगा। यस, और क्या बोला हमने, हाउ मेनी पॉइंटर्स डिड वी स्टडी, वी स्टडीड 6 पॉइंटर्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, ऑल ऑफ दीज हैड टू बी देयर, और कंसेंट को फ्री होना पड़ेगा। ये सारे 6 होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और ये सारी बातें ई कॉन्ट्रैक्ट में भी उतनी ही लागू होती हैं। ठीक है, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पेपरलेस अग्रीमेंट्स है। पेपरलेस एग्रीमेंट बनाए भी गए हैं, एग्जीक्यूट भी गए हैं और सॉर्ट भी करे हैं, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। The evolution of technology and legal frameworks have enabled contracts कि आज वो डिजिटली बन सकते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट्स कंसेप्चुअली ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होते हैं, और जो बेसिक एलिमेंट्स हैं एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के, वो यहाँ पर भी होने पड़ेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे इंडिया में आप एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑफर क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं एक यूजर है,
वो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे गए या फिर ओपन किया नेटफ्लिक्स का ऐप इंडिया में, ठीक है, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन प्लान्स बता रखे थे कि अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं 499 रुपीज़ का है पर मंथ, स्टैंडर्ड प्लान है 649 रुपीज़ का, प्रीमियम प्लान है 799 रुपीज़ पर मंथ। ये एग्जाम्पल है, प्लान डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस क्या होगा, यूजर ने गया सिलेक्ट किया कि वो पेमेंट कैसे करने वाला, मान लेते हैं उसने स्टैंडर्ड प्लान ऑफर कर लिया, क्लिक किया मेंबरशिप स्टार्ट कर दो या सब्सक्राइब कर दो, तो एक्शन ने एक ऑफर था आपका, आपने एक्सेप्टेंस कर दिया। जैसे हमारे पास जेठालाल गदा और हमने रॉकी, कौन सा था, रॉकी नहीं, पुष्पा, पुष्पा मूवी का हमने एग्जाम्पल देखा था, वेबसाइट पे जाके किया था ना, उसी तरीके से नेटफ्लिक्स पे जाके सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ये सब्सक्राइबर। The user under the agreement pays monthly fee of ₹649 किसके एक्सचेंज में, अनलिमिटेड एक्सेस टू नेटफ्लिक्स का कंटेंट। जो ये पेमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन जैसे एक्ट कर रही है, तो ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन भी है, अग्रीमेंट भी है और एनफोर्सेबल भी हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऐसी बातें तो हम पढ़कर आए हैं डे 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यही तो बोला था। यस यहाँ पे क्या एजेंडा ऐसा है कि लीगल रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, सोशल रिलेशनशिप नहीं, लीगल है। अगर किसी ने जो वादा किया है वो नहीं निभाया तो भैया जी आप पे पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी मतलब आप you'll have to follow the consequences of breaching of the contract. Yes, both the parties intend to create a legally binding agreement. नेटफ्लिक्स की वेबसाइट या ऐप पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो क्लियर डिटेल्स पेमेंट के साथ बता रखी होगी, कंटेंट का एक्सेस क्या, पॉलिसी एटसेट्रा, कैंसिलेशन क्या, वो सब बता रखा। यूजर ने बातें समझ ली होगी और फिर पेमेंट करी होगी, ऐसा मान लिया जाता है, क्योंकि लिखा हुआ तो सब कुछ होगा नेटफ्लिक्स पे, आपके सामने है। अब पार्टीज यहाँ पे कंपिटेंट होनी चाहिए, यूजर अडल्ट है, लीगल कैपेसिटी में है, नेटफ्लिक्स रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो दोनों ही पार्टीज जो है यहाँ पर वो वेरी मच वैलिड है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, और ये बेसिकली अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं एज एन एंटिटी तो आप ऑथराइज हो सब्सक्रिप्शन देने के लिए भी हमारी कंट्री में। फ्री है, कंसेंट जेन्युइन है। नेटफ्लिक्स ने किसी के सर पे कनपट्टी पे गोली रख के नहीं बोला चल दे मुझे 649 रुपीज हर महीने, वरना देखते सब क्या होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही ना। The user voluntarily subscribes to the services. रिव्यू करी उसने सारी सब्सक्रिप्शन पॉलिसीज का, 3 ऑप्शन है, उसने फिर भी स्टैंडर्ड प्लान लिया। भाई साहब देर इज नो इंडिकेशन ऑफ कोएर्जन, किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, कोई फ्रॉड हमें नहीं दिख रहा है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हमें समझ नहीं आ रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन जैसी कोई बातचीत हो ही नहीं है, तो किसी भी तरीके से हमें कंसेंट में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे पर्पस जो है वो लॉफुल है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो भी मूवीज एक्सेट्रा होंगी, जो कि अगेन लीगल है, नेटफ्लिक्स जैसे दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लीगल है। क्या सर्टेन है, पॉसिबल है, हाँ भैया सर्टेन बताया, सर्टेनिटी है, इतने सारे सब्सक्रिप्शन बताया, ये वाला सब्सक्रिप्शन मुझे लेना है। The subscriptions terms are clear, the user will receive access मिलेगा उसे कंटेंट का, जिसमें मूवीज, टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज जो भी आपने प्लान लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और यूजर जो है हर महीने पेमेंट करेगा। क्या यहाँ पर सर्टेन है, पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो मोटा मोटी क्या बात समझ में आई, ये एक बार आपने सब्सक्राइब नाउ कर दिया तो यूजर पेमेंट करेगा, ठीक है, एक बार पेमेंट डिटेल्स हो गई, कंफर्मेशन आ गई, तो एक बार पेमेंट प्रोसेस हो गई, इसके पास आ जाएगी क्या, यू विल गेट द एक्सेस टू द कंटेंट दैट इज गिवन बाय नेटफ्लिक्स, कंफर्मेशन ईमेल भी आ गया, ई कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ही तो था बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली बना था, जो हमने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के साथ समझ लिया है। असेंशियल्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर होगा, है ना, यहाँ पे ऐसे में नेटफ्लिक्स ने ऑफर दिया था, एक्सेप्टेंस होगा जैसे उस सब्सक्राइबर ने एक्सेप्टेंस दिया था, कंसिडरेशन लॉफुल रहेगी, 649 रुपीज़ का प्लान लिया है, इन रिटर्न आपको जो मिल रहा है कंटेंट वो भी लॉफुल है, अंडर रजिस्टर्ड अंडर द कंट्री। इंटेंशन है कि लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं, यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप तो बना नहीं रहे हैं, पार्टीज कंपिटेंट है, सब मान रहे हैं कि बंदा अडल्ट है और नेटफ्लिक्स जो है रजिस्टर्ड एंटिटी है हमारी कंट्री में,
कंसेंट फ्री भी है, जेन्युइन भी है, वॉलंटरी है, कोई क्वेश्चन एक्सेट्रा नहीं हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है, पर्पस है, वो भी लीगल है, एंड पॉसिबल भी है, सर्टेन भी है परफॉर्मेंस। बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया वो भी वैलिड था। और आपको कोई और एग्जाम्पल आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है ई कॉन्ट्रैक्ट के? ऑफर हो रहा है, एन ऑफर मस्ट बी मेड, एक्सेप्टेंस, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, लॉफुल कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी अ वैलिड कंसिडरेशन, इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज का कि लीगल रिलेशनशिप बनाया जाए। इंटेंशन यही है कि बाइंडिंग एग्रीमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं दोनों पार्टीज, जो वादा कर रहे हैं वो निभाना पड़ेगा। कंपीटेंट रहेंगी पार्टीज, बोथ पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में लीगली आ सकती है, फ्री और जेन्युइन रहेगा कंसेंट, कंसेंट वॉलंटरी होना चाहिए, किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन है, पर्पस जो है वो लीगल रहेगा, सर्टेन और केपेबल रहेगी परफॉर्मेंस, जैसे हमारे केस में भी दिखा और यहाँ पर भी हमें लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन क्लियर होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच वैलिड इवन इफ इट इज एन ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फीचर्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के? यहाँ पे स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है। जैसे मान लेते हैं मैंने आई ज्वाइंड वन ऑफ द एडटेक कंपनीज फॉर क्लास 11-12 बिजनेस स्टडीज टीचर बैक इन 2020, कोविड चल रहा था उसमें, तो सब कुछ तो ऑनलाइन ही था मेरा, इंटरव्यू भी ऑनलाइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट भी ऑनलाइन आया, ऑफर जो आया वो भी ऑनलाइन आया, मैंने साइन करके एक्सेप्टेंस भी अपना ऑनलाइन दिया, ठीक है। पेमेंट भी मेरी ऑनलाइन ही आ रही थी, मैं काम भी ऑनलाइन ही कर रही थी। खैर ये सब कुछ वो, चाहे काम हम फिजिकली भी कर रहे हो, बट क्या जो रिलेशनशिप फॉर्म हुआ वो ई इलेक्ट्रॉनिकली था? जी बिल्कुल। यस, यहाँ पे स्पीड भी रहेगी, एक्यूरेसी भी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी, ई कॉन्ट्रैक्ट्स फास्टर रहते हैं, प्रिसाइज रहते हैं, और डिपेंडेबल भी है, क्योंकि हमारे पास तो एक पर्टिकुलर लॉ भी है, इस पर हम IT एक्ट 2000 बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, पार्टीज ऑब्टेन करते हैं, फिक्स करते हैं डिजिटल सिग्नेचर, जो कि अगेन कंपीटेंट पार्टी द्वारा ऑथराइज रहेगा। यहाँ पर IT एक्ट 2000 का हम बहुत ज़्यादा रेलेवेंस में चले जाएंगे, उतनी डिटेल में अभी नहीं मैं आपके साथ जा रही हूँ, ठीक है। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न्ड बाय IT एक्ट 2000, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया है, हमारे सिलेबस में जब आएगा हम तब देखेंगे कैसे बनता है ई कॉन्ट्रैक्ट, काम कैसे करता है। ऑफर की वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रखा होगा पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। ईमेल जनरेट करी जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशंस, अग्री ऑन टर्म्स, और हाँ हो सकता है कुछ टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज करना चाह रहे हो। इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर रहेंगे जो कि एनफोर्सेबल रहेंगे, सारी पार्टीज, प्रोवाइडेड ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। अगर एक भी बात यहाँ पर जो हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की 6 बातें पढ़ी हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर मिसिंग है तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट कोई से भी तरीके का, और ट्रेडिशनल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकल हो, वो वैलिड नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि भैया ये एनफोर्सेबल ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है, भैया चाहे ट्रेडिशनली हुआ है चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी डिनाइड एनफोर्सिबिलिटी सोली बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्ड और डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक जी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अनिल ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन लिया अपने मैकबुक के लिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफाइज हिज टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सेल, अनिल ने क्लिक किया आई अग्री एंड पेमेंट भी दे दी, तो एक ई कॉन्ट्रैक्ट बन गया अनिल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। अब दोनों को अपना अपना जो वादा उन्होंने किया वो निभाना पड़ेगा अंदर द अग्रीमेंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्लियर है हमारे पास। अब बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये एक टॉपिक जो है हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा ये डिटेल्ड है, इसको मैं एकदम भगा नहीं पाऊंगी। यहाँ पे माइनर की कहानी पढ़ेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, तो इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। हमने क्या क्या बातचीत करी, हमने आज बात करी कंसिड्रेशन के बारे में, कंसिड्रेशन के एक्सेप्शन के बारे में, हमने आज बात करी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिड्रेशन के बारे में और कहाँ पर ये नहीं होता है अंडर सेक्शन 23। फिर हमने ई कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अच्छे से जाना है।
आपको कौन सा टॉपिक आज सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे साथ लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ जाना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना ना। सी यू विद नेक्स्ट क्लास टुमारो, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम में दिशा दुआ, signing off for today. Bye bye, have a great day.